वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्रोमेटिड के बारे में। क्रोमेटिड के बारे में देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम है, क्या सब एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर इस क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो ये एक क्रोमेटिड है, क्या है सब एक क्रोमेटिड है, और ये दूसरा क्रोमेटिड है, और बीच में है सेंट्रोमियर। बीच में क्या पाई जा रही है? सेंट्रोमियर। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, और ये पूरा क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम कहलाएगा। अगर मैं क्रोमेटिड की बात करूं तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। कैसा हिस्सा है? सिलेंड्रिकल है। दो क्रोमेटिड को आपस में सेंट्रोमियर जोड़ता है, यानी क्रोमेटिड जॉइंटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं सेंट्रोमियर में। सेंट्रोमियर दो क्रोमेटिड को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। सेंट्रोमियर दो क्रोमेटिड को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर मैं आगे बात करूं, यदि मैं मेटाफेज अवस्था की बात करूं तो आपको स्पष्ट दो क्रोमेटिड दिखेंगे, और यदि मैं एनाफेज और टीलोफेज की बात करूं की बात करूं तो आपको एक क्रोमेटिड दिखेगा। यदि मैं एनाफेज और टीलाफेज की बात करूं तो आपको एक क्रोमेटिड दिखेगा, मेटाफेज में आपको दो क्रोमेटिड साफ दिखेंगे। और यदि मैं प्रोफेज की बात करूं, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, धागे जैसी संरचना। कैसी संरचना दिखेगी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, धागेनुमा संरचना दिखेगी, जिसे क्रोमोनिमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा कहेंगे। यदि प्रोफेज अवस्था में आपको क्रोमेटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखे, कैसे दिखे? थ्रेड लाइक, धागे जैसी संरचना दिखे, आप उसको क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा कहेंगे। तो क्रोमोनिमेटा और क्रोमेटिड एक ही चीज है, चाहे आप क्रोमेटिड बोल लो, चाहे आप क्रोमोनिमेटा बोल लो। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो क्रोमोनिमेटा यहां पर लिख देता है, तो एक ही बात है, ठीक है। क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोनिमेटा के ऊपर, ठीक है, क्या पाए जाएंगे? बीड्स लाइक स्ट्रक्चर। मनके जैसी संरचना, मनके होते हैं ना, उसके जैसी संरचना, या पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ आ सकता है, बिंदु जैसी संरचना। पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर या बीड्स लाइक स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ सकता है, जिसे क्रोमोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे सब? क्रोमोमियर। क्रोमोमियर है क्या? क्रोमोनिमेटा के ऊपर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, मनके जैसी संरचना या पॉइंट जैसी संरचना पाई जाएगी, जिसे क्रोमोमियर कहेंगे। अच्छा, ये क्रोमेटिड किससे मिलकर बना हुआ है? तो डीएनए से।
आरएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। देखो ये क्रोमेटिड है, और ये क्रोमेटिड आपको दिखेंगे मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। मेटाफेज में 2 क्रोमेटिड दिखेंगे, एनाफेज और टीलोफेज में 1 क्रोमेटिड दिखेगा, प्रोफेज में आपको क्रोमेटिड नहीं दिखेगा, एक धागे जैसी संरचना दिखेगी जिसे आप क्रोमोनिमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा कहेंगे। उस क्रोमोनिमेटा के ऊपर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, मनके जैसी संरचना पाई जाएगी, पॉइंट जैसी संरचना पाई जाएगी, जिसे क्रोमोमियर कहोगे। क्या कहोगे? क्रोमोमियर कहोगे। 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहते हैं किसके द्वारा? सेंट्रोमियर के द्वारा। ये डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब बात करते हैं इस सेंट्रोमियर की, बीच वाले। देखिए अब बात करते हैं सेंट्रोमियर की। किसकी बात करते हैं? ये बीच वाला सेंट्रोमियर है। ये पहली बात, 2 क्रोमेटिड को जोड़ता है, 2 क्रोमेटिड्स को ज्वाइंट करता है, ज्वाइंटेड। 2 क्रोमेटिड को ज्वाइंटेड करता है, 2 क्रोमेटिड को जोड़ता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की बात की जाए तो एक सेंट्रोमियर में 2 डिस्क जैसी संरचना पाई जाएगी जो प्रोटीन की बनी होगी। देखिए सेंट्रोमियर की बात की जाए तो सेंट्रोमियर में 2 डिस्क जैसी संरचना पाई जाएगी जो कि प्रोटीन की बनी होगी, जिसे काइनेटोकोर कहेंगे। यहां पर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी 2 जो कि प्रोटीन की बनी होगी, जिसे काइनेटोकोर कहेंगे। देखिए जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे सेल डिवीजन, तो यहां पर आकर क्या जुड़ेगा? स्पिंडल फाइबर। तर्कु तंतु यहां पर आकर जुड़ेंगे। तर्कु तंतु किस जगह पर जुड़ेंगे? तो काइनेटोकोर से। देखिए जब क्रोमोसोम से क्या अटैच होगा? क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। क्रोमोसोम पर जब स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ेंगे तो क्रोमोसोम के किस पार्ट पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ेंगे? काइनेटोकोर पर। किस पार्ट पर? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर है क्या? डिस्क जैसी संरचना है। कैसी स्ट्रक्चर है? डिस्क जैसी, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, संख्या में 2 होती है। और कहां पाई जाती है? सेंट्रोमियर में। यहां पर आकर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। आप बात करते हो ना कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ आकर जुड़े। क्रोमोसोम के किस पार्ट पर? काइनेटोकोर के पास। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं, देखिए ये सबसे नैरो वाला हिस्सा है। सबसे नैरो वाला पार्ट कौन सा है? सेंट्रोमियर वाला हिस्सा है, सबसे नैरो पार्ट है, पतला क्षेत्र है, बिल्कुल पतला क्षेत्र है, इसीलिए इसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राथमिक संकीर्णन, प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यह प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नैरो पार्ट है, सबसे पतला हिस्सा है। तो ये आ गया सेंट्रोमियर। अब तीसरे भाग की बात करते हैं।
देखिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा भी कुछ कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं जिन्हें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, जब क्रोमोसोम या क्रोमेटिन, क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस के साथ अटैच हो जाता है, जब क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस के साथ अटैच हो जाता है इसे नोर कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसे नोर कहते हैं। नोर मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजर भी कई जगह लिखा आता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। जब क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस के साथ अटैच हो जाता है, जब क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस के साथ जुड़ जाता है तो वहां पर NOR बनता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या बन जाता है सब? नोर बन जाता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट कहते हैं NOR वाले रीजन को। ह्यूमन में क्रोमोसोम संख्या 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर क्रोमोसोम पर NOR या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट पाया जाता है। ह्यूमन में क्रोमोसोम संख्या 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर के क्रोमोसोम पर क्या पाई जाती है? NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाता है, जहां पर क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस के साथ अटैच हो जाती है। अगर मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड की बात करूं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड की बात, ठीक है, तो ये ह्यूमन में एक नंबर का क्रोमोसोम, 10 नंबर का क्रोमोसोम, 13 नंबर का क्रोमोसोम, 16 नंबर का क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पर पाई जाती है। यह क्रोमोसोम की संख्या है। हम जानते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन में। पहले क्रोमोसोम पर, 10वें क्रोमोसोम पर, 13वें क्रोमोसोम पर, 16वें क्रोमोसोम पर और वाई क्रोमोसोम पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड पाया जाता है। तो यह आ गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट की अगला पार्ट कौन सा है? सब सैटेलाइट वाला पार्ट है। अगर मैं सैटेलाइट पार्ट की बात करूं तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम remain after NOR। देखिए जैसे ही NOR पाया जाएगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो सैटेलाइट कहलाएगा। पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का वो वाला हिस्सा है जो कि NOR के बाद में बचा हुआ है, रिमेन्स आफ्टर NOR, जो कि NOR के बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है वो सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का ऐसा पार्ट जो कि बचा रह जाता है NOR के बाद में। NOR के बाद में जो हिस्सा बच गया उसे क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। इसे सेट भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? सेट। सेट का मतलब है साइन एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको, इसे सेट भी कहते हैं। ये क्रोमोसोम का वो वाला हिस्सा है जो NOR के बाद में पाया जाता है, इसे सैटेलाइट कहते हैं। अगला हिस्सा है टीलोमर। कौन सा हिस्सा है साहब? टीलोमर। अगर मैं टीलोमर की बात करूं तो ये पोलर एंड है क्रोमोसोम। कैसा हिस्सा है? पोलर एंड है। देखिए, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम में फ्यूज ना हो जाए, फ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए इसको प्रिवेंट कौन करता है? टीलोमर, क्योंकि यहां पर एक पोलर एंड पाया जाता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। किस चीज को रोकता है, किस चीज को प्रिवेंट करता है? कि फ्यूजन को प्रिवेंट करता है। कैसे? कि एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम में फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, फ्यूजन वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के फ्यूजन को रोकता है, प्रिवेंट करता है कि क्रोमोसोम फ्यूज ना हो जाए, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम में फ्यूज ना हो जाए। इसे प्रिवेंट कौन करता है? टीलोमर। कैसे प्रिवेंट करता है? क्योंकि यहां पर पोलर एंड है। कैसा एंड है? पोलर एंड है। यहां पर ग्वानिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ग्वानिन रिच एरिया है, ग्वानिन यहां पर ज्यादा पाया जाता है। देखो डीएनए के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ए टी के साथ जुड़ा हुआ है, सी जी के साथ जुड़ा हुआ है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो यहां पर ग्वानिन रिच है, ग्वानिन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ग्वानिन रिच एरिया। इसके अलावा यहां पर राइबो न्यूक्लियो एंजाइम, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना एंजाइम पाया जाता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टीलोमरेज कहते हैं। टीलोमेरेज कहते हैं। देखो यहां पर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टीलोमेरेज कहते हैं। कहां पाया जाता है? टीलोमर में पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं पेलिकल की। पेलिकल की बात की जाए, ये बेसिकली थिन एक्सटर्नल प्रोटीनेशियस शीट है। क्रोमोसोम के बाहर एक पतली शीट पाई जाती है, थिन शीट पाई जाती है, पतली शीट पाई जाती है, जो कि बाहर की तरफ है तो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे, प्रोटीन की बनी हुई है तो प्रोटीनेशियस बोलेंगे। प्रोटीन की बनी हुई बाहर की तरफ एक पतली शीट पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? पेलिकल। ये एक्रोमेटिक है। एक्रोमेटिक मतलब कोई कलर नहीं है इसका, पतली सी शीट है, पतली सी परत है, इसका कोई कलर नहीं है, एक्रोमेटिक है। नॉन जेनेटिक है। नॉन जेनेटिक है। ठीक है, ये आ गई पेलिकल। पेलिकल के बाद बात करते हैं मैट्रिक्स की।
ये भी नॉन जेनेटिक फ्लूइड है, नॉन जेनेटिक फ्लूइड है जो क्रोमोसोम में पाया जाता है। ये भी एक्रोमेटिक है। क्या है साहब? एक्रोमेटिक है। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? अगर मैं इसके पाई जाने वाली चीजें की बात करूं तो वाटर पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स क्या है? नॉन जेनेटिक फ्लूइड है जो एक्रोमेटिक होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। वाटर, एंजाइम्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं, क्रोमोसोम की संरचना देखते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ ये बना, ये पेनिकल है। क्या है साहब? पेनिकल है। इसके बीच में यहां पर पाई जा रही है मैट्रिक्स। बीच में क्या पाई जा रही है? मैट्रिक्स पाई जा रही है, मैट्रिक्स पाई जा रही है। यह आ गया क्रोमोसोम। क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमाटा, क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनीमेटा। ठीक है। क्रोमोनीमेटा पर बीट्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके जैसी बीट्स, मनके जैसी संरचना या पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमोमियर कहते हैं। ये क्या कहते हैं साहब? क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक है। ये आ गया साहब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये आ गया साहब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये आगे सेंट्रोमियर। क्या आगे साहब? सेंट्रोमियर। ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो सैटेलाइट कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो बच गया, सैटेलाइट। क्या कहलाता है साहब? सैटेलाइट कहलाता है। ये आ गया सैटेलाइट। ठीक है। ये है पोलर एंड। क्या चीज है साहब? पोलर एंड। इसे टेलोमर कहते हैं। पोलर एंड है, इसे क्या कहते हैं? टेलोमर कहते हैं। ये आगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर आगे? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। सेंट्रोमियर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। सेंट्रोमियर में डिस्क लाइक दो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर कहते हैं। ये प्रोटीन की बनी हुई दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर पाई जाती है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आ गई। ठीक।
देखिए अब हम आगे से कुछ स्पेशल क्रोमोसोम की बात करते हैं। देखिए अब हम कुछ स्पेशल क्रोमोसोम की बात करते हैं। स्पेशल क्रोमोसोम में पहला है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम की डिस्कवरी E.G. बेल्बियानी ने की थी। E.G. बेल्बियानी ने की थी। बेसिकली ये डिप्टेरा ऑर्डर का कहां पाया जाता है? डिप्टेरा ऑर्डर की सलाइवरी ग्लैंड्स में। दो पंखों वाले इंसेक्ट होते हैं ना, ऐसे इंसेक्ट जिनके दो पंख पाए जाते हैं, डिप्टेरा ऑर्डर, उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। जैसे मॉस्किटो मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड्स में, ड्रोसोफिला देख लो, ड्रोसोफिला की सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो ये बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये एक जॉइंट क्रोमोसोम है। जॉइंट क्रोमोसोम मतलब बड़ा क्रोमोसोम। बड़ा क्रोमोसोम क्यों? क्योंकि यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन लगातार होते हैं। लगातार डीएनए रेप्लिकेट होगा, लगातार डीएनए रेप्लिकेशन होता रहेगा। डीएनए का रेप्लिकेशन लगातार हो रहा है, जिस कारण से क्रोमेटिड की संख्या बढ़ रही है। क्रोमेटिड्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा। आओ दोबारा देखते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, लगातार डीएनए का निर्माण हो रहा है, क्रोमेटिड की संख्या बढ़ रही है, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो पा रहा, जिस कारण से क्रोमोसोम का आकार बड़ा हो गया। इससे बोला जॉइंट क्रोमोसोम। और इस कैरेक्टर को कहते हैं पॉलीटेनी। कैरेक्टर क्या है? पॉलीटेनी है, या इसे एंडोमाइटोसिस भी कहते हैं। एंडोमाइटोसिस, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्रोमेटिड की संख्या बढ़ रही है, लेकिन केंद्रक का विभाजन नहीं हो पा रहा, जिस कारण से उस केंद्रक में बहुत सारा डीएनए आ चुका है और ये एक जॉइंट क्रोमोसोम बन गया है। यहां पर एक रीजन पाया जाता है, क्रोमैटिक रीजन। क्रोमैटिक रीजन मतलब जहां पर कलर पाया जाता है। कलर पाया जाता है तो यहां पर बैंड्स बनते हैं, और एक ऐसा हिस्सा भी पाया जाता है जो एक्रोमैटिक होता है, जिसे इंटरबैंड्स रीजन कहते हैं। इंटरबैंड्स, एक हिस्सा हो गया बैंड्स, एक होगा इंटरबैंड्स। एक क्रोमैटिक रीजन जहां पर कलर पाया जाता है, एक एक्रोमैटिक रीजन जहां पर कलर नहीं पाया जाता। एक बन गए बैंड्स, एक बन गए इंटरबैंड्स। दोनों मिलकर पफ्स का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं साहब? पफ्स बनाते हैं। इन पफ्स को क्रोमोसोमल पफ्स या बेल्बियानी पफ्स भी कहते हैं। देखो, पॉलीटीन की डिस्कवरी E.G. बेल्बियानी ने की थी। डिप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं। डिप्टेरा ऑर्डर की सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, जैसे ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं, मॉस्किटो मच्छरों में पाए जाते हैं। जॉइंट क्रोमोसोम है। बड़े क्रोमोसोम क्यों है? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, क्रोमेटिड्स की संख्या बढ़ रही है, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो पा रहा। इस कैरेक्टर को पॉलीटेनी या एंडोमाइटोसिस कहते हैं।
यहाँ पर एक क्रोमेटिक रीजन होता है जिसे जो बैंड्स बनाता है, और एक एक्रोमेटिक रीजन होता है जो बैंड्स के बीच में इंटर बैंड्स बनाता है। ठीक है, इन्हें ये मिलकर आपस में पफ्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्रोमोसोमल पफ्स या बेल्बियानी पफ्स भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं पोलिटिन क्रोमोसोम को हीट शॉक्ड प्रोटीन से ट्रीट कर लूं, तो यहां पर बेल्बियानी रिंग्स की संख्या बढ़ जाएगी, बेल्बियानी पफ्स या रिंग्स की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली ये जॉइंट क्रोमोसोम है, बड़े क्रोमोसोम है, जिस कारण से हम अगर जीन की लोकेशन का पता लगाना तो हम आसानी से जीन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि कौन सी जीन कहां प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि बड़े क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके अलावा अगर क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंज रहता है तो उसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि बड़े क्रोमोसोम इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली ये आगे पोलिटिन क्रोमोसोम। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम। लैंप ब्रश क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी थी वो की थी रुकर्ट ने शार्क फिश में लैंप ब्रश क्रोमोसोम की बात की जाए, रुकर्ट ने शार्क फिश में इसकी डिस्कवरी की थी। इसका अगर साइज की बात की जाए 800 से 1000 माइक्रोमीटर। यह भी बेसिकली बड़ा क्रोमोसोम। ठीक है, कहां पाया जाता है? यूरोडेल एम्फीबियंस में। एसिटाबुलेरिया में। यूरोडेल एम्फीबियंस में, एसिटाबुलेरिया में ये जॉइंट न्यूक्लियस पाया जाता है, या जॉइंट क्रोमोसोम पाया जाता है, बड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। बेसिकली ये प्राइमरी ओसाइट और स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी ओसाइट और स्पर्मेटोसाइट्स में पाया जाता है। योग का सिंथेसिस करते हैं। योग का सिंथेसिस करता है। बेसिकली ये डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का एक लूप बनाता है। ठीक है, इस तरह से ये एक डीएनए आरएनए का इस तरह से ये एक लूप बनाता रहता है। आगे चलो, ठीक।